दोस्तों, जर्नी टू इंडिया रीजन के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। 4 साल बाद की बात है जब ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका होता है। ब्रॉक, सिरना और डॉन अंटार्कटिका में फंस गए होते हैं। अंटार्कटिका में जंगली मैमोस्वाइन के हमले से वे भाग रहे होते हैं। काफी बड़े बड़े मैमोस्वाइन उन तीनों के पीछे होते हैं। 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे इन मैमोस्वाइन से अगर कोई आइसबर्ग टकरा जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। सोचिए, अगर उन तीनों को इन मैमोस्वाइन ने उड़ा दिया तो कहाँ जाएंगे? जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ब्रॉक अपनी जानकार से बताता है कि इन आइस एरियाज में अच्छी रफ्तार वाले आइस के स्लेज मौजूद हैं जो उन्हें इन खतरनाक मैमोस्वाइन से बचा सकते हैं। ब्रॉक की आइडिया काम कर जाता है और फिर ये तीनों उन आइस स्लेजेस में बैठकर अपने आप को उन मैमोस्वाइन से किसी तरह सेव कर लेते हैं। बचने के बाद सिरदा कहती है, यहाँ आए हुए हमें तकरीबन 3 घंटे हो चले हैं, न ऐश का पता चला है और न ही हमें उससे रिलेटेड कोई हिंट भी मिला है। दोस्तों, क्या हुआ इन तीनों को? आखिर क्या वजह है इनके अंटार्कटिका में आने की? और सिरना क्या बोल रही है? ये ऐश नहीं मिल रहा है, कहाँ गया है ऐश? सारी बातें जानने वाले हैं। जो मिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई है, सारा मिस्ट्री का खुलासा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को और कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के 4 साल बाद की है। ऐश अपने घर में बाकी के आम दिनों की तरह छोटे मोटे घर के काम कर रहा होता है, पर चेहरे पर थोड़ी सी उदासी रहती है। ऐश पिकाचू से भी अच्छे से बात नहीं करता है। ऐश के इस बर्ताव से उसकी मम्मी काफी ज्यादा दुख में होती है और बोलती है ऐश को, ऐश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बर्ताव में ऐसा बदलाव क्यों आ गया है? ऐश जवाब में कहता है, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, बेहतर होगा आप मुझसे दोबारा से कोई सवाल न करें। ऐश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पिकाचू नीचे रहता है। कमरे में ऐश अपने फादर को याद करता है। उन्हें कभी न देखने के बाद भी ऐश उनको मिलने की तमन्ना रखता है। तभी उसे याद आता है कि एक बक्से में उनके फादर की कुछ कीमती चीजें रखी हुई हैं। ऐश की मॉम ने उसे हमेशा संभाल कर रखा और ऐश को उसे नहीं छूने को कहा। इसके बाद भी ऐश उस बक्से को खोल देता है जिसमें एक मैप रहता है और एक घड़ी रहती है। मैप के साइड में रखने के बाद ऐश उस घड़ी को खोलने की कोशिश करता है। ये घड़ी बहुत ही पुरानी, बहुत ही कीमती और बहुत ही यूनिक डिजाइन की होती है। ऐश देखता है कि इस घड़ी में एक बटन है जिस पर एंटर करके लिखा है और उसे ऐश दबा देता है। 5 मिनट तक तो कुछ नहीं होता है, जैसा पहले था वैसे ही सब कुछ रहता है, लेकिन 6 मिनट के बाद बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐश डर जाता है। नीचे बैठी डेलिया को भी यह आवाज आती है, बट वो कोई छोटी मोटी चीज समझकर उसे इग्नोर कर देती है। ऐश बाहर जाकर देखता है लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलता। अब ऐश का डर चला जाता है और वो दोबारा उस घड़ी के पास बैठ जाता है, लेकिन इस घड़ी से अब थोड़ी सी चमक आने लगती है और वो चमक धीरे धीरे इतनी ज्यादा चमकती है कि ऐश सामने से कुछ देख नहीं पाता है और ऐश की पूरी बॉडी उस घड़ी में पार्टिकल्स बन के चली जाती है। काफी ज्यादा अजीब घटना होती है। इधर सब कुछ शांत हो जाता है। नीचे पिकाचू को कोई खबर नहीं होती कि क्या हुआ ऊपर। थोड़ी देर बाद डोरबेल की आवाज आती है। दरवाजा खोलने के बाद उन्हें डॉन, सिरना और ब्रॉक मिलते हैं जो ऐश से मिलने आए होते हैं। ऐश की मॉम बताती है कि ऐश ऊपर अपने कमरे में, तुम लोग उससे जाकर मिल सकते हो। तो ये तीनों ऊपर कमरे में जाते हैं और दरवाजा खोलने के बाद ये कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता है। कमरे में रखी चेयर, टेबल, बेड और दूसरे सामान हवा में रुके हुए होते हैं, रेस्ट में होते हैं। उन्हें देखकर ये काफी अजीब लगता है। ब्रॉक बताता है नीचे की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और यहाँ की घड़ी में 9 बज रहे हैं। घड़ी रुकी हुई है। हो सकता है घड़ी की बैटरी खत्म हो गई हो या घड़ी ही खराब हो गई हो, पर ये सामान हवा में रेस्ट स्टेट में कैसे हो सकते हैं? ब्रॉक बताता है किसी वजह से इस कमरे का टाइम रुक गया है। दोस्तों, ये काफी चौंकाने वाली बात होती है। सिरना जमीन पर रखी उस घड़ी को हाथ में लेकर बोलती है, सिर्फ ये एक चीज है जो जमीन पर है, बाकी सारी चीजें हवा में, और गलती से उस एंटर बटन को दबा देती है। बट शायद किसी टेक्निकल खराबी के चलते घड़ी में कोई इफेक्ट पहले जैसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से वो घड़ी चिंगारी निकालती है और हरी रोशनी में उन तीनों को खींचने लगती है और पिकाचू ऊपर आकर देखता है तो वो रोशनी पिकाचू को भी खींच लेती है। रोशनी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि पूरे घर में फैल जाती है। पहले कमरे का टाइम रुका था, अब पूरे घर का टाइम रुक जाता है। थोड़ी देर बाद सिरना, ब्रॉक और डॉन खुद को अंटार्कटिका में पाते हैं। उनके लिए ये घटना काफी शॉकिंग होती है। पिकाचू भी वहाँ होता है। ब्रॉक, सिरना और डॉन के कपड़े पहले से थोड़े अलग होते हैं। दोस्तों, ये कपड़े काफी अलग इसलिए हैं क्योंकि इन्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुकी है एंड इनके साथ ऐश को भी वो सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुकी होती है। सिरना को फाइटिंग की पावर्स मिल जाती है। ब्रॉक मैथमेटिशियन और जूलॉजिस्ट बन जाता है। डॉन को क्लोन्स बनाने की शक्तियां मिल जाती है, लेकिन ऐश को क्या शक्तियां मिली ये अभी भी राज है। थोड़ी देर बाद दूर से जंगली मैमोस्वाइन की चिल्लाने की आवाज होती है। ये धीरे धीरे पास आने लगते हैं। ये मैमोस्वाइन 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहे होते हैं। अगर ये दौड़े तो भी ये मैमोस्वाइन इन्हें कुचल देंगे कुछ ही देर में। ब्रॉक अंटार्कटिका के बारे में जानता है क्योंकि वो जूलॉजिस्ट है और बताता है कि यहाँ जगह जगह आइस स्लेजेस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके वे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्लान के मुताबिक ये 3 उस स्लेज पर बैठ जाते हैं और मैमोस्वाइन से बच जाते हैं किसी तरह।
तभी आसमान से एक डेलीबर्ड उड़ता हुआ आता है जो एक लेटर लेकर आता है। ब्रॉक उस लेटर को देखता है और पढ़ता है, ब्रॉक, डॉन और सिरना, हमें आपका इंतजार था, आपको जल्दी यहाँ पहुँचना चाहिए कैसल में, ऐश हमारे कब्जे में, आप जल्दी आइए। ये पढ़ते ही ब्रॉक डॉन सिरना को अपने साथ लेकर वहाँ जाने का डिसीजन लेता है। पिकाचू भी उनके साथ चलता है। कैसल के गेट पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये सच में वही है जिन्हें लेटर भेजा गया था, लेकिन सिरना को पहरेदार पकड़ लेते हैं और कैसल के जेल में बंद कर देते हैं। अभी तक किसी को भी नहीं पता होता है ऐश कहाँ है। कैसल का कमांडर ब्रॉक को और डॉन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ब्रॉक की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल वो टॉरस पर पोकेबॉल एम करने के लिए करता है। कितने एंगल पर राइट डायरेक्शन में पोकेबॉल फेंकना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए ताकि दौड़ते हुए टॉरस को पकड़ा जा सके। टॉरस झुंड में दौड़ रहे होते हैं, पर मुश्किल ये आती है ब्रॉक को इस काम को करने में कि हर टॉरस की स्पीड अलग अलग है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने के कारण ब्रॉक ने 2 बार पोकेबॉल गलत मार दिया। कमांडर ने कह दिया कि तीसरी गलती और तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। डॉन को भी पोकेमोन का क्लोन बनाकर उनसे बैटल करने को कहा जाता है, ये उसकी सजा होती है, लेकिन एक ओरिजिनल पोकेमोन डुप्लीकेट से ज्यादा ताकतवर होता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए डॉन उन्हें अटैक करती है बट काफी ज्यादा डैमेज खुद ले लेती है। ये काफी बड़ा इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर ब्रॉक के साथ और डॉन के साथ सजा मिलती है, साथ ही सिरना को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस भीड़ वाले किले में एक मास्क पहने हुए जासूस सिरना को जेल की तरफ बढ़ता है। जेल का दरवाजा खोलने के बाद वो सिरना को जेल से बाहर निकाल लेता है। सिरना काफी चौंक जाती है। वो जासूस मास्क हटाने के बाद सिरना को बताता है कि मैं साइलेंट हूँ, मैं ऐश का दोस्त हूँ, उसने मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए भेजा है, वो एकदम सेफ है। सिरना साइलेंट के साथ किले के सेंटर की ओर बढ़ती है, लेकिन ब्रॉक और डॉन मुसीबत में पड़ जाते हैं। ब्रॉक की तीसरी गलती की वजह से सैनिकों को कमांडर उन्हें मारने का आदेश दे देता है। गला धड़ से अलग होने ही वाला होता है, सडनली बूम, शरीकेन आकर उन सिपाहियों को रोक देता है। वो देखो वहाँ ऐश है, डॉन चिल्लाती है। दोनों खुश हो जाते हैं। सिरना और साइलेंट भी आ जाते हैं। किंग सडनली अपीयर होता है और उसके पास लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू रहता है। तुम्हें क्या लगता था नहीं आएंगे? ऐश बोलता है। साइलेंट, ब्रॉक, डॉन और सिरना तुम लोग इन नमूनों को संभालो, ऐश काफी जज्बे के साथ बोलता है। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ऐश का ग्रेनिंजा म्यूटू को हरा पाएगा? वो तो एक लेजेंडरी पोकेमोन है। सोचने वाली बात है। अब ऐश और उस किंग के बीच बैटल शुरू हो जाती है। ऐश ग्रेनिंजा म्यूटू पर एक के बाद एक अटैक करता है, काफी सारे शuriken, एरियल एस और कट अटैक करता है, बट म्यूटू अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए उस अटैक से हर अटैक से बच जाता है। एंड देन म्यूटू साई बॉल का इस्तेमाल करता है जिससे ग्रेनिंजा को काफी डैमेज पड़ती है। ग्रेनिंजा दीवार से जाकर टकरा जाता है, बेहोश हो जाता है। तुम्हारे ये पिद्दी से ग्रेनिंजा मेरे ताकतवर म्यूटू को हराएगा, ऐसे तुम सोच भी कैसे सकते हो? बट सडनली ग्रेनिंजा वाटर ट्विस्टर में रैप हो जाता है। ऐश भी चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। आसपास काफी स्ट्रॉन्ग वेव्स देता है एंड ग्रेनिंजा की पावर पहले के कंपैरिजन में 2x बढ़ जाती है। ऐश को याद आता है कि इतने सालों तक ग्रेनिंजा ज़ायगार्ड के साथ ट्रेनिंग किया है और अब ऐश ग्रेनिंजा भी अपनी पावर 10%, 50% और 100% तक बढ़ा सकता है। ऐश किंग को कहता है अब नहीं लगता कि तुम जीतोगे। ऐश शान से बोलता है। दोनों फिर से बैटल करने लगते हैं। काफी ज्यादा टक्कर की बैटल होती है एंड लास्ट में म्यूटू को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ऐश ग्रेनिंजा की जीत होती है। कैसल से किंग और सैनिक डिसअपीयर हो जाते हैं और ये पूरी पलटन दोबारा ऐश के घर में चली जाती है। काफी ज्यादा अच्छी एंडिंग होती है। अंत भला तो सब भला। सो या गाइस, ये थे आज की स्टोरी। अगली स्टोरी भी आएगी, एकदम नई स्टोरी आने वाली है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है तुम नए हो।